नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, लेटेस्ट अपडेट लेंगे अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले उन दोनों प्रमुख खबरों का करते हैं सीधा रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर, आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, धमाके के साथ धरती पर एंट्री होने जा रही है चारों अंतरिक्ष यात्रियों की, जिसमें खास तौर पर शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला पर इस वक्त पूरा देश जहां एक तरफ गर्व कर रहा है, तो वहीं पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर है। आखिर कैसे होगी ये वापसी, क्योंकि 18 दिन ISS अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर बिताने के बाद में कई सारे अपने एक्सपेरिमेंट के साथ आज उनकी वापसी। बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। साथ ही दूसरी प्रमुख खबर, स्वच्छ ऊर्जा में भारत की तरफ से ये लंबी छलांग लगाई गई है, जिस पर अगर हम देखें तो जो लक्ष्य रखा गया था, हमने 2030 तक का भारत की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया था हरित क्रांति को लेकर, उस लक्ष्य को हमने 2025 में ही हासिल कर लिया है। यानी कि 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। आखिर क्या ये लक्ष्य रखा गया था और क्यों इसे भारत की लंबी छलांग स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कहा जा रहा है, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो क्या इसका मैसेज भारत की तरफ से जाता है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो स्वच्छ ऊर्जा में भारत की तरफ से ये लंबी छलांग तो रहेगी इस पर नजर। लेकिन इसके साथ सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। अंतरिक्ष में भारत का कद बढ़ाने वाले भारत के लाल शुभांशु शुक्ला की वापसी होने वाली है, जिसका इंतजार न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को है। एक्सियोम 4 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री शुभांशु और उनके 3 साथी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद वापस लौट रहे हैं। उनकी ये वापसी की प्रक्रिया के लिए नासा ने अपनी तैयारियां सारी पूरी कर ली हैं, और पूरे देश को जहां शुभांशु पर गर्व है, तो वहीं उनके परिवार में भी इस वक्त खुशी का माहौल है। उनकी मां बेटे को लेकर काफी भावुक नजर आई, तो वहीं पिता को बेटे पर काफी गर्व है। शुभांशु और उनके साथियों का ये सफर आखिर क्यों खास है और भविष्य में इससे क्या फायदा होगा, बताएंगे आपको। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापसी कैसे होगी और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर यानी ISS पर किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले वेलकम बैक शुभांशु। तो शुभांशु का स्वागत करने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया तैयार है। ISS से पृथ्वी वापसी के सफर पर है इस वक्त शुभांशु शुक्ला, और सोमवार शाम को ISS से उन्होंने विदाई ली थी। बीते कल उनकी विदाई रही और करीब 22 घंटे की यात्रा के बाद में अब धरती पर वो कदम रखने जा रहे हैं, और जिसका समय बताया गया है कि करीब 3 बजे का वो समय होगा जब उनका यान है स्प्लैश डाउन होगा। करीब 3 बजे का वो समय कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही स्प्लैश डाउन के बाद यात्रियों को समुद्र से बाहर निकाला जाएगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकाला गया था, और ठीक उसी तरीके की प्रक्रिया आज एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी। ड्रैगन कैप्सूल में करीब 260 किलो वैज्ञानिक डाटा इस वक्त मौजूद है। शुभांशु का सफर भारत का जो गगनयान मिशन है उसके लिहाज से भी काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 18 दिन बाद वापसी हो रही है शुभांशु और उनके साथियों की। लेकिन आखिर ये मिशन जो है आखिर क्यों खास इसे बताया जा रहा है, एक नजर उस पर डालते हैं कि क्यों खास है शुभांशु का ये मिशन। तो सीधे तौर पर शुभांशु का ये मिशन दरअसल इसलिए खास है क्योंकि शुभांशु पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने ISS की यात्रा की है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय नागरिक भी बन चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही शुभांशु की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो जो उनकी उपलब्धियां हैं वो भारतीय गगनयान मिशन के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रमुख दावेदार हैं इस वक्त शुभांशु शुक्ला, क्योंकि उनके पास में अब एक एक्सपीरियंस भी है। पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी इसरो की तरफ से की जा रही है, जिसमें प्रमुख दावेदार के तौर पर शुभांशु शुक्ला को देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि PM मोदी का 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का ये लक्ष्य भी है।
हालांकि अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी है। इसके साथ ही इस पूरे मिशन को लेकर स्पेस एक्स की तरफ से क्या कुछ पोस्ट किया गया है वो भी आपको बताते हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल में 2:31 AMPT यानी कि भारतीय समय अनुसार 3:01 पर प्रवेश करेंगे और कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करेंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एक तेज सोनिक बूम के साथ अपने आने का ऐलान करेगा जो वायुमंडल में उच्च गति से प्रवेश करने पर उत्पन्न होता है। ये पोस्ट स्पेस एक्स की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई है। लेकिन इसके साथ ही जब वो यहाँ पर आ जाएंगे, पृथ्वी पर आ जाएंगे, तो उसके बाद में रिहेबिलिटेशन भी होगा। क्या कुछ के ये पूरी प्रक्रिया है वो आपको बता दें। रिहेबिलिटेशन सेंटर में 7 दिन तक इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को रखा जाएगा। उनके स्वास्थ्य की जांच होगी। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके अनुरूप ढलने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो 18 दिन स्पेस सेंटर में गुजार के आ रहे हैं। फ्लाइट सर्जन की देखरेख में पूरा रिहेबिलिटेशन होगा उनका और इसके साथ ही इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति की निगरानी फ्लाइट सर्जन करते हुए नजर आएंगे और इन चारों ही यात्रियों के साथ ये पूरी प्रक्रिया होगी। लेकिन इसके साथ ही डी ऑर्बिट बर्न से स्प्लैश डाउन तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी आपको बताते हैं। वापसी की प्रक्रिया में डी ऑर्बिट बर्न सबसे अहम भाग होता है जिसमें खासतौर पर पृथ्वी से लगभग 350 किलोमीटर ऊपर ये डी ऑर्बिट बर्न होता है और डी ऑर्बिट बर्न में कैप्सूल थ्रस्टर्स को इग्नाइट करता है, उनमें शक्ति डालता है। कैप्सूल की गति और दिशा बदलकर सही ट्रेजेक्टरी में उसे डाला जाता है, सही कक्षा में उसे डाला जाता है और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के लिए सही रास्ते पर उसे भेजा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैप्सूल की पृथ्वी में री एंट्री हो काफी अहम मानी जाती है और इस पर हम सभी की नजर। लेकिन इसके साथ ही करीब 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ये प्रवेश जो है वो शुरू होता है। वायुमंडल में प्रवेश के समय 1900 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक बाहरी सतह का जो है वो तापमान हो जाता है और ऐसे में बहुत ज्यादा हर किसी की नजर इस पर जरूर रहती है। कैप्सूल पर लगी हुई जो हीट शील्ड है वो वायुमंडल में घर्षण में उत्पन्न जो उच्च तापमान है उससे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाती है। हीट शील्ड यान के अंदर के सिस्टम और यात्रियों को गर्मी से बचाती है ताकि वो जो हीट बाहर है वो अंदर एंट्री ना हो पाए और यात्री सुरक्षित रहे। री एंट्री के समय सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट की भी मदद ली जाती है। जैसा हमने सुनीता विलियम्स की जब वापसी हुई थी तो उस दौरान भी हमने देखा था करीब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पैराशूट खुलते हैं और पहले साइड पैराशूट खुलता है जो कि सीधे तौर पर कैप्सूल को सही दिशा में स्थिर करता है ताकि जो उसकी यान की स्पीड है वो एकदम से ना आए। पैराशूट की मदद से उसकी स्पीड को कंट्रोल करने में सीधे तौर पर हमें मदद मिलती है और इसलिए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले गाइड पैराशूट खुलता है जो कैप्सूल को सही दिशा में स्थिर करता है और उसके साथ ही उसके बाद मेन पैराशूट खुलता है जो कि कैप्सूल की जो स्पीड है उसकी जो गति है उसको धीमी करता है और अंतिम चरण में सीधे तौर पर हम देखें तो कैप्सूल पानी में सुरक्षित रूप से लैंड करता है और रिकवरी टीम स्पेस टीम जो है वो कैप्सूल तक पहुंचती है और अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से निकाला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो आज हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही स्पेस में शुभांशु और उनकी टीम के क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के मानव शरीर पर क्या कुछ प्रभाव है ये सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही माइक्रोग्रेविटी में बायोमेडिकल परीक्षण का भी अध्ययन इस दौरान वहां पर किया गया है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद मानव शरीर पर इसका क्या कुछ असर होता है। माइक्रोग्रेविटी में बायोमेडिकल परीक्षण का अध्ययन। अंतरिक्ष में पौधों के बीजों के अनुकरण का भी अध्ययन किया गया है कि किस तरीके से वहां पर अंकुरित होता है कोई भी पौधा। 6 फसल बीजों के साथ ये प्रयोग किया गया जिसमें मूंग और मेथी भी शामिल है और उसके बाद में स्पेस स्टेम सेल पर रिसर्च पूरी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोएल्गो पर भी परीक्षण वहां पर किया गया है। तो सीधे तौर पर ये तमाम वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अब आगे आने वाले समय में भविष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। भविष्य में स्पेस फूड, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल बनाने में सीधे तौर पर मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त जहां पूरी दुनिया इस वक्त गर्व भी महसूस कर रही है और बेसब्री से इंतजार कर रही है शिवांशु और उनकी पूरी टीम का, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में जो उनका परिवार है, जो उनका घर है, वहां भी एक अलग खुशी का माहौल है। पूजा पाठ वहां पर किया जा रहा है जहां उनकी मदर जो है, जो उनकी माँ है, उनकी आंखें नम है, तो वहीं दूसरी तरफ पिता इस वक्त गर्व महसूस कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनके माता पिता। हम बहुत उत्साहित हैं। हमारा बेटा जो है मिशन से आज वापसी कर रहा है, आज पृथ्वी पर लैंड करेगा। ये हमारे लिए
बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और हम अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बेटे ने आज हमारी जो है इतना नाम रोशन कर दिया है कि अब हमेशा इतिहास तक लिखा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज का दिन बहुत खास है। आज लैंडिंग होगी तो आज जो है उसको बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो कितने टाइम लैंडिंग करें, उसके लिए देखने के लिए बस हम लोग बेताब हैं। अच्छा लगा अनडॉकिंग देखने के बाद जो है दिमाग में रहा कि हाँ भी रास्ते में है, आते होंगे अब आ रहे होंगे। जैसे आदमी प्लेन में बैठता है, ट्रेन में बैठता है, इंतज़ार करता है कि हमारे घर वाले आ रहे हैं, वैसे हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा हमारा सफ़र में है, भी रास्ते में है, पहुंच रहा होगा, आज शाम तक पहुंच जाएगा। मुझे पहले मंदिर गए, हनुमान जी के दर्शन किए, वहाँ से लौटने के बाद जो है पूजा पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर। ये तो बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए। तो देखिए, गौरव का विषय सिर्फ उनके परिवार नहीं बल्कि इस वक्त पूरे भारत के लिए भी है। और क्योंकि वो माँ है तो इस वक्त उनकी आंखें नम होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक अलग ही रिलेशन भी है और बेसब्री से इंतजार वो भी कर रहे हैं इस वक्त अपने बेटे का। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। असीम, सीधे तौर पर कई सारे प्रयोग वहां पर किए गए। 18 दिन बिताने के बाद में शुभांशु शुक्ला की आज वापसी हो रही है। करीब 3 बजे का वो समय जब उनका यान स्प्लैश डाउन होगा और उसके बाद में शुभांशु शुक्ला और साथ ही उनके जो साथी हैं उनको यान से बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल कृतिका, और अब से कुछ ही देर के बाद जैसा कि आपने बताया कि डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया शुरू होगी। भारतीय समय के मुताबिक 3:01 पे वो प्रक्रिया शुरू होगी और स्प्लैश डाउन होते होते लगभग आधे घंटे और आप मान लीजिए, और आधे घंटे 3:30 और उसके बाद और आधे घंटे मान लीजिए उनको रेस्क्यू करके कोस्ट तक पहुंचाया जाएगा। तो लगभग 1 घंटे का वक्त और मान के चलिए 4 बजे तक वो कोस्ट पे उनकी पूरी टीम आ जाएगी। लेकिन ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं, जैसा कि आपने कहा कि डी ऑर्बिट बर्न से लेकर स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कृतिका। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त जो वो कैप्सूल है जी, जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्पेस में अभी घूम रहा है। ठीक अब से 1 घंटे के बाद लगभग 3 बजे के आसपास डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया शुरू होगी। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया भी काफी क्रिटिकल होती है। वो इसलिए कि अगर बहुत ज्यादा थर्स्ट दे दिया गया, बहुत ज्यादा गति से उसको जलाया गया, उस ईंधन को जलाया गया, तो जो उसकी स्पीड है वो काफी बढ़ जाएगी। और जिस यान को एटमॉस्फेयर में प्रवेश करना था, जिस यान को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना था, वो कहीं और भटक के स्पेस में चला जाएगा। तो ये खतरा होता है। और अगर उसके थर्स्ट को अगर बहुत ज्यादा स्लो कर दिया गया तो भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत ही बैलेंस बनाकर उस डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा, ताकि बहुत ही स्मूथली जो उनका यान है, जो कैप्सूल है, वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सके। एक तो सबसे क्रिटिकल जंक्शन ये होता है। दूसरा, आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि ये देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है कृतिका ना, वो बहुत ही थिक है, बहुत ही हेवी है। और कोई भी वस्तु, और ये जो कैप्सूल आ रहा है धरती की तरफ, उसकी स्पीड पता आपको क्या है? उसकी स्पीड है 23 मैक। और मैक हम कहते हैं ध्वनि की स्पीड को मापने का यंत्र, उसको मैक कहते हैं। तो ब्रह्मोस और सुपरसोनिक मिसाइल जिसको मैक में मानते हैं, उससे कई गुना ज्यादा 23 मैक की स्पीड में ये इस वक्त आ रहा है। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका जो ऊपर का जो हीट शील्ड होता है ना, वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, लपटें निकलती हैं, और वो फिर धीरे धीरे, चूंकि उसकी बनावट ऐसी होती है अनियन की तरह, बिल्कुल प्याज की तरह, एक के बाद एक लेयर होती है जो कि जल जल के एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, और वो जो पूरा कैप्सूल है वो बच जाता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, डी ऑर्बिट बर्न कि आप सही तरीके से एटमॉस्फेयर में एंटर कर सके, और दूसरा जो हीट शील्ड है वो अपना काम सही तरीके से करे। उसके बाद फिर आपकी एंट्री हो जाती है और स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है कृतिका। बिल्कुल असीम, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा उनकी वापसी है वो सफल रहे, किसी प्रकार के कोई मिसहैपनिंग ना हो, इसको लेकर के तमाम पूजा पाठ भी इस वक्त की जा रही हैं भारत में भी, और खास तौर पर जो लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का घर है वहां पर भी काफी पूजा पाठ की गई है। इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी विकास, किस तरीके का उत्साह का माहौल, और साथ ही पूजा पाठ भी आज बताया गया है कि वहां पर की गई है, रुद्राभिषेक वहां पर किया गया ताकि शुभांशु शुक्ला की सफल लैंडिंग हो पाए। जी बिल्कुल, कल शुभांशु शुक्ला के परिवार वालों ने कल सावन का पहला सोमवार था तो रुद्राभिषेक किया था, और आज चूंकि मंगलवार है, आज के दिन
उनके पिता ने सुंदरकांड का पाठ पढ़ा। तो सभी की कामना है, सभी की प्रार्थनाएं शुभांशु के साथ है और सभी ये चाह रहे हैं सकुशल वापसी के बाद अगले मिशन के लिए शुभांशु तैयार रहे और जो मिशन से ला रहे हैं वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। आज जब CMS कानपुर रोड पर एक विशेष कार्यक्रम है, परिवारजन वहां के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर शुभांशु जब धरती पर पहुंचेंगे तो उसका लाइव प्रसारण सीधे यहां पर देखा जाएगा। शुभांशु के परिवारजन वहां मौजूद रहेंगे, शुभांशु को पढ़ाने वाले टीचर मौजूद रहेंगे वहां पर तमाम सारी युवा मौजूद रहेंगे। जो अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं वो छात्र मौजूद रहेंगे, जो शुभांशु को देखकर अपना हीरो मानते हैं अपने जीवन में। क्यों और हो भी क्यों ना, क्योंकि लखनऊ की गलियों का रहने वाला एक लड़का आज अंतरिक्ष तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ी बात है लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, तमाम सारे लोगों के लिए, तमाम सारे युवाओं के लिए कि यहाँ तक भी सोचा जा सकता है। क्योंकि शुभांशु के पिता तो चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ IAS बन जाए, लेकिन आज शुभांशु ने जो बन के दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है युवा के लिए। ये युवा पीढ़ी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हो गए हैं। शुभांशु और शुभांशु के इंतजार में लोग पलके बिछाए हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। शुभांशु सकुशल आए और सभी लोग बेहद ही खुश हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां इस वक्त की गई हैं वो तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। असीम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। असीम, शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष का ये 18 दिन का सफर आगे आने वाले समय में इसरो का जो गगनयान मिशन है उसमें भी काफी लाभदायक साबित होने वाला है, किस तरह से? बिल्कुल, और देखिए न सिर्फ गगनयान के लिए बल्कि उसके आगे भी बहुत सारे इसरो के प्रोग्राम्स हैं जो कि लाइन अप हैं। उन सभी प्रोग्राम्स के लिए उनका जो अनुभव होगा शुभांशु शुक्ला का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम जानते हैं कि इस पूरे मिशन में जिस मिशन पे अभी वो हैं 7 एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहां पे परफॉर्म किए हैं ISS पे। उन 7 एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटपुट होंगे वो जब यह धरती पे पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर के बाद, और जब वो भारत आएंगे अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स का क्या कुछ रिजल्ट आया वो हमारे साथ साझा करेंगे। उनका वो जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही मायने होगा। एक दो एग्जाम्पल के जरिए मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। जैसे कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया है मायोजेनेसिस को लेकर। हम जानते हैं कि स्पेस में जब कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो धीरे धीरे उसकी जो बोन डेंसिटी है, बोन्स मांसपेशियां, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, कमजोर होने लगती है, लॉस होने लगता है। इसको कैसे रीजनरेट किया जाए, दैट इज कॉल्ड मायोजेनेसिस। तो इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये सारी चीजें आने वाले जो मिशन होंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। जैसे कि माइक्रो एल्गी का हो गया, जर्मिनेशन का हो गया, ये सातों के सातों एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भविष्य के मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए तो हर कोई बेसब्री से इंतजार कर ही रहा है, लेकिन इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि भारत जो कहता है वो करके ही दिखाता है और एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया गया है भारत की तरफ से। जी हां, भारत को ग्रीन एनर्जी को लेकर जो लक्ष्य साल 2030 तक हासिल करना था उसे साल 2025 में ही हासिल कर लिया गया। दरअसल भारत ने अपने नेशनल कमिटमेंट के तहत साल 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 50% हिस्सेदारी क्लीन और ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले ही 5 साल पहले ही इसे पूरा कर लिया गया। फिलहाल भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो जो वो है 484.8 गीगावाट, जिसमें से 242.8 गीगावाट बिजली नॉन फॉसिल स्रोतों से आ रही है। जलवायु परिवर्तन पर भारत किस तरह दुनिया का नेतृत्व कर रहा है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत का हरित ऊर्जा क्रांति। तो भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति है, जिसमें भारत ने 5 वर्ष पहले ही क्लीन एनर्जी का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। साल 2030 के बजाय 2025 में ही 50% स्वच्छ ऊर्जा का जो लक्ष्य है उसे भारत की तरफ से पूरा कर लिया गया है, जहां कुल 484.8 गीगावाट से 242.8 गीगावाट बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से इस वक्त भारत बना रहा है। पेरिस समझौते के तहत NDC लक्ष्य से 5 साल पहले ही भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि साथ चल सकते हैं विकास और पर्यावरण। ये बात भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ कर दी है। लेकिन इसके साथ ही अगर देखें तो ये लक्ष्य साल 2030 में पूरा होना था, जो कि 5 साल पहले ही यानी कि साल 2025 में ही
पूरा कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, मोदी सरकार का जो विजन है उसका सीधा असर इस बीच देखने को मिला है। भारत वैश्विक जलवायु समाधान का प्रतीक अब बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और खासतौर पर स्वच्छ ऊर्जा में भारत ने एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है, जिसमें देश एक आत्मनिर्भर और सतत भविष्य की ओर अब अग्रसर है। और इसमें किस तरीके से जलवायु परिवर्तन ना हो, इस पे किस तरीके से कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है, उसका सीधा असर। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं है बल्कि ऊर्जा उत्पादन राष्ट्र बन चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से जो योजनाएं बनाई गई हैं, वो योजनाएं कहीं ना कहीं एक तौर पर गेम चेंजर साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुसुम योजना से किसानों को सौर पंप और टिकाऊ खेती भी मिल रही है। इसके साथ ही पीएम सूर्य घर से 1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा पहुंची है। तो किस तरीके से बिजली उत्पादन की जा रही है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और सरकार किस तरीके से इसमें अहम कदम उठा रही है। सौर पार्क, पवन सौर हाइब्रिड नीति और फ्री बिजली योजना ने कहीं ना कहीं इस चीज को रफ्तार दी है, जिसकी वजह से 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल किया गया है। जैव ऊर्जा ने गांवों में रोजगार और रिसाइकलिंग का भी दौर शुरू हुआ है, इकोनॉमी इसको बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ ही आपके तौर पर अगर हम देखें तो आपको क्या फायदा होगा वो इस वक्त आपको बताते हैं। इससे भारत ने 2025 में ही 2030 का जो लक्ष्य है उसे पूरा कर लिया है। गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली बना ली गई है। पूरी दुनिया में भारत की अब इस वक्त इसको लेकर तारीफ हो रही है कि किस तरीके से हरित क्रांति की ओर भारत अग्रसर है। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती और साथ ही पर्यावरण बचाना सीधे तौर पर इसका मकसद है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रास्ता भी भारत दिखा रहा है। इसके साथ ही बढ़ते तापमान और जलवायु संकट से बचने के लिए ये तमाम जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो बेहद जरूरी हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसी प्रदूषणकारी ऊर्जा पर कहीं ना कहीं जो निर्भरता है इस वक्त वो आगे आने वाले समय में और कम होगी, वो घटेगी। इसके साथ ही ग्लोबल मंचों पर भारत की साख और नेतृत्व भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो जो लक्ष्य हमने 2030 तक के लिए रखा था उसे हमने 5 साल पहले ही 2025 में ही हासिल कर लिया है, जिसका एक अलग ही असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आम लोगों के लिए सीधे तौर पर इसका फायदा ही फायदा है। सोलर रूफटॉप इस्तेमाल से बिजली सस्ती होगी, कहीं ना कहीं किसानों को भी मौका मिलेगा सोलर पंप और खेती में राहत। इसके साथ ही गांवों में भी बिजली की पहुंच और ज्यादा बढ़ेगी, नए रोजगार इससे बनेंगे, वायु प्रदूषण घटेगा और साथ ही सेहत में भी इससे सुधार होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन पर भारत का ये नेतृत्व और पूरी दुनिया को सीधे तौर पर इससे संदेश दिया जा रहा है कि जो हमने लक्ष्य रखा था साल 2030 तक का, उसे हमने 5 साल पहले ही 2025 में हासिल कर लिया है। कृतिका, देखिए 3 बहुत अहम संदेश इस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया भर को भारत दे रहा है कि हमारी जो प्रतिबद्धता है जलवायु परिवर्तन को लेकर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो दावे करते हैं उसे पूरा करते हैं, और विकसित देश हमसे सीख सकते हैं कि कैसे हमने इस तरह के लक्ष्य को हासिल किया है। देखिए, जीवाश्म ईंधन से इतर जो हरित ऊर्जा है उस पर भारत किस तरह से आगे बढ़ा है। जल विद्युत परियोजनाएं तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमने देखा है बीते 1 दशक में वो सोलर पर बहुत फोकस रहा है जी। और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो जहां से हम इस हरित ऊर्जा की एक बड़ा हिस्सा उससे आता है। घर जैसी जो योजना है उससे जो आम उपभोक्ता है उसका बिजली बिल बचता है। लेकिन कई स्तर पर मोदी सरकार ने जब फैसला लिया, आज हम सोलर पैनल भारत में बने उस तरफ आगे बढ़े हैं, और साथ ही साथ कोयले की जगह पर जो हिस्सा है बिजली का वो सोलर और विंड का बढ़ा है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से स्कीम बनाई गई और उन्हें सही तरीके से लागू किया गया। गुजरात में जो सफलता की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां गुजरात के मुख्यमंत्री रहते लिखी थी, वो अब देश भर में दोहराई जा रही है। हम जानते हैं कि नए नए सोलर पार्क आ रहे हैं, नए नए डिजाइन के जरिए सोलर पैनल बन रहे हैं, नहरों के किनारे या बड़े बड़े पार्क लग रहे हैं, प्रोत्साहन योजना है, विंड एनर्जी का जहां पर स्कोप है। तो उद्देश्य यही है कि हम जो हमने टारगेट रखा है कि ज्यादा से ज्यादा हम हरित ऊर्जा की तरफ जाएं, वो हम उससे समय से पहले हासिल कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की नीति भी दिखाता है, कार्यशैली भी, कि जो टारगेट रखा जाता है उसे समय से पहले अचीव किया जाता है। हम सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते, प्रतिबद्धता ही नहीं दुनिया के सामने दर्शाते, बल्कि समय से पहले उसे अचीव भी करते हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कृतिका
कि भारत में लगातार ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, बावजूद उसके हरित ऊर्जा का हिस्सा बढ़ना ये दुनिया के लिए एक संदेश है, विकसित देशों के लिए, कि आप भारत से सीखिए कि हम कैसे हरित ऊर्जा में क्रांति ला रहे हैं और कैसे भारत उस पर आगे बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए तो कुल मिलाकर भारत किस तरीके से इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर नेतृत्व करता नजर आ रहा है, ये इसके जरिए कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि जो लक्ष्य हमें 2030 में पूरा करना था उसे हमने 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज भी दे दिया है कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है और बल्कि समय से पहले ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।